नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले संजय गांधी अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में अब चिकित्सकीय व्यवस्थाओं पर जल्द ग्रहण लगने के संकेत मिल चुके हैं। आज श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने 2 घंटे की आंशिक हड़ताल करके मध्य प्रदेश सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। अपनी 3 सूत्री मांगों के संबंध में बताते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है। यदि 40 मरीजों को देखने की कैपेसिटी चिकित्सकों में है तो 150 के करीब मरीजों को अतिरिक्त वे सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला ने कहा कि मरीजों की सेवा करना हमारा परम धर्म है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में पदोन्नति 20-20 वर्षों तक नहीं होती और वे एक ही पद पर सेवा देते देते अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में तकरीबन 50% चिकित्सक नौकरी छोड़कर अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों को निगरानी के लिए लगाने की बात कही जाती है, जबकि उन्हें इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती। यदि अस्पताल में चिकित्सकों की स्थिति पूरी हो तो वे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं उन्होंने ओल्ड पेंशन की भी मांग की है। आज सरकार को जगाने के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और कहा कि अन्य राज्यों में DECP नियम के तहत चिकित्सकों को पदोन्नति दी जा रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। डायनेमिक एसोर्ट कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यदि मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए तो चिकित्सकों को समय पर उनका अधिकार मिल सकता है, जिससे चिकित्सक डिप्रेशन में नहीं आएंगे और लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मोहनलाल गुप्ता। कहाँ से आए हैं? सतना। यहाँ संजय गांधी क्या कर रहे हैं? संजय गांधी में पैर दिखाने आए हैं। क्या है यहाँ पहुँचे? यहाँ डॉक्टर नहीं कोई, वैसे हड़ताल में है। पर्ची नहीं लेने वाला कोई, दवा देने वाला नहीं कोई। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वापस हो जाएंगे। क्या करेंगे? कितनी देर से आए हैं? 2 घंटे से आए हैं, खड़े लाइन में खड़े 2 घंटे पहले। पर्ची कटवाया? पर्ची कट गई। फिर उसके बाद यहाँ आए तो क्या दिखा? यहाँ आए तो डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर हड़ताल में है, नर्स जो बैठी हैं। कोई भी देखने वाला नहीं आया? कोई देखने वाला नहीं है। किन मांगों को लेकर के हड़ताल चल रही है? पहली बात यह हड़ताल नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए सरकार से असहयोग है। और ये असहयोग इसलिए है कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और हम लोगों की जो कुछ जायज़ मांगे हैं, और इन मांगों में विशेष ये है कि हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो थोड़ा उनका स्तर कम है, और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, मानव संसाधन और दूसरी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो भी अभाव है। एक हमारी पहली मांग ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमोशन, जो पदोन्नति के बिल्कुल समान अवसर नहीं है। कोई व्यक्ति 20-20, 25-25 साल एक ही पद और एक पे स्केल में रह जाता है, जिसके उसके अंदर मन में कुंठा का भाव उत्पन्न होता है और नौकरी छोड़ना, और जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फिर जाना, और जैसे अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, नए मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है और उसी के साथ वो पद भी बहुत छोड़ रहे हैं। मोर देन 50% लोग अपने पद को छोड़ चुके हैं। तो उसके लिए देश के अन्य राज्यों में एक स्कीम लागू है जिसको कहते हैं DACP, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मतलब उसमें एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति का प्रमोशन तय है। कल से पूर्णतः कार्य बंद होगा, और हाँ, कल पूर्णतः कार्य बंद होगी, जिसमें इमरजेंसी भी रहेंगी और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर रहेंगे। और ये प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा। तो सरकार को सोचने, और हम लोगों ने इसकी उनको जो नोटिस है पिछले 6 महीने से दे रखी है, और पिछले 2 महीने से लगातार उन्हें 15-20 दिन में नोटिस दे रहे हैं कि आप हमारी इन चीज़ों पे विचार करिए, नहीं तो ऐसी स्थिति आ सकती है। और वो उस स्थिति के लिए आज हम लोग तैयार हो गए। ये बहुत पहले से, वो चाहे तो इसको रोक सकते हैं। 7-8 तारीख को बात करते हैं और सब चीज़ें कि देख रहे हैं ये चीज़ें हैं, ये पॉसिबल हैं, और सभी चीज़ें पॉसिबल। चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक के साथ जमकर की गई मारपीट, पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत। आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में चोरी की नीयत से घुसे युवक के साथ मारपीट की गई। घायल हुए युवक की पुलिस हिरासत में कराए जा रहे उपचार के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल युवक के शव को PM के लिए अस्पताल में रख दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।
घटना के संबंध में अब तक जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गुरहेटा निवासी कमलेश कोल को बीती रात गांव में एक घर के अंदर घुसने पर पकड़ लिया गया था, जिसके बाद घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। जब युवक की हालत मारपीट से बिगड़ने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पकड़े जाने की सूचना पर डायल 100 वाहन मौके पर पहुंचा और युवक को पकड़कर रात में तकरीबन 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां से थाने लाया गया था, जहां उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉकअप के अंदर ही कुछ देर बाद युवक की हालत बिगड़ने लगी, जिससे गंभीर अवस्था में पुलिस उपचार के लिए मऊगंज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर चकाजाम कर दिया, जिससे कई घंटे तक मार्ग बाधित रहा। वहीं पुलिस द्वारा समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मृतक कमलेश कोल अपने गुरेटा गांव के गणेश गिरी के घर में चोरी की नीयत से घुसा था। ऐसे में बेटा विवेक गिरी ने चोरी करते देख लिया। शोर शराबा सुनकर 2 पड़ोसी भी आ गए। ऐसे में 4 लोगों ने मिलकर लाठी व डंडों से प्रहार कर दिया। सिर में घाव के कारण उपचार के दौरान मौत हुई है। बता दें कि पुलिस ने चोरी की संदेह की मौत पर 4 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें गणेश गिरी, विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और सन्ने उर्फ अलाउद्दीन खान का नाम शामिल है। वहीं पुलिस ने गणेश गिरी, विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सन्ने उर्फ अलाउद्दीन खान फरार है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मऊगंज गुरहेटा से वार्ड नंबर 10 से एक गणेश गिरी का रात्रि करीब 2:15 बजे के आसपास डायल 100 पर एक सूचना मिली कि एक चोर उनके घर में घुसा है, जिसको उनने बांध रखा है, तो पुलिस आए और उसको ले जाए। इस सूचना पर जो मऊगंज में 100 डायल की व्हीकल है, उसमें धीरेन्द्र मिश्रा आरक्षक ड्यूटी पे थे और चालक भूपेंद्र द्विवेदी, ये दोनों लोग घटनास्थल पे गए। वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है रस्सियों से बांधा गया था पेड़ पे। गणेश गिरी वहाँ थे, उनके लड़के विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और सन्ने, ये लोग वहाँ खड़े थे। लड़के ने बताया कि इनने हमें मारपीट की है और हमें बांध दिया है। उसके सर में हल्की चोट भी थी, जिससे ब्लड आ रहा था। उसको उठा करके पुलिस थाने लाई और थाने से डॉक्टर एससीएम ने देखा कि इसको चोट है, तो उसको मजरूबी फार्म भर करके और हॉस्पिटल भेजा मऊगंज। डॉक्टर ने उसका उपचार किया, दवा लिखी, उसके बाद थाना आया। थाने में आने के बाद जो है वो तेज़ नशा भी किया था, अशक्त था, तो मुंशी से कहा कि मैं यहीं रहूँगा, मुझे बाहर मत भेजिए। तो मुंशी ने वहाँ बैठा दिया उसको। सुबह थाना प्रभारी जब थाने में पहुँचे, इस घटना की जानकारी हुई, उनने चेक किया, उससे बातचीत किया, तो उसने बताया कि मुझे उल्टी से सा लग रहा है और मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो उसको उठा करके तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं? इसमें तुरंत जो है 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। इसमें जो लोग उनको बांधे थे, उनके साथ मारपीट किए हैं, ऐसे 4 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन सभी को लगभग पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ चल रही है और 100 का जो है पंचनामा बना करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पीएम रिपोर्ट पर जो और भी चीज़ें आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। सर, परिजनों ने चक्का जाम भी किया। उनका असंतोष है इस बात को लेकर के कि उनके बच्चे का वो हुआ है, तो वो चक्का जाम करने के लिए रोड पे आए थे। अभी वो वहाँ एडिशनल एसपी मऊगंज और अन्य पुलिस अधिकारी एसडीएम बगरा पहुँचे हैं, जिसको पृथक से आपको शेयर किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, पुलिस के द्वारा मारपीट की गई उनके साथ, मृतक के साथ। नहीं, एक्चुअल में पूरा थाना जो है कैमरे की जद में है और जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उस निर्देश के पालन में लगभग सभी थाने जो हैं पूरी तरीके से निगरानी में हैं कैमरे की। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं निष्पक्षता के लिए
न्यायिक जांच के लिए आवेदन भेजा है कि ताकि कोई भी किसी भी संदेह का जो है पर्दाफाश हो और उसमें सही हकीकत सामने आए और पूरी घटनाक्रम जो है वो कमरे की जैद में होगा। यदि कोई घटना हुई होगी पुलिस के द्वारा, यदि कोई ऐसी मारपीट की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और इसी निष्पक्षता के लिए न्यायिक जांच कराने के लिए आग्रह किया गया है। रिश्ते के बब्बा ने अपनी 5 वर्षीय पोती के साथ किया दुष्कर्म। बालिका ने मां को रो रो कर बताई ये बातें। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ उसके 55 वर्षीय चचेरे बब्बा द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हम आपको बता दें कि बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बच्ची ने आज से तकरीबन 20 दिन पूर्व अपने परिजनों को रो रो कर बताया कि उसके रिश्ते के बब्बा ने उसके साथ गलत कार्य किया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर परिवार के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कल जाकर पीड़िता सहित परिजन महिला थाने पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए पीड़िता के चचेरे बब्बा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कल एक रिपोर्ट आई थी, बच्ची जो है लगभग 5 वर्ष की है। उसके बाबा यानी चचेरे बाबा, पिताजी के चाचा, जो एक ही आंगन है उनका, उस लड़की ने लगभग 20 दिन पहले उनके साथ दुष्कर्म के प्रयास जो है उनने किया था। इस बात की सूचना उसने अपनी मां को दी थी और उनके परिवार में ये मंत्रणा चलती रही। अंततः वो जो है कल महिला थाने आए थे, जिसमें तत्काल दुष्कर्म के अपराध का पंजीयन किया गया है और जो आरोपी है उनको राउंड अप किया है पुलिस ने। आज उनकी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी का क्या नाम है? महाशिवरात्रि पर शिव विवाह से पहले हल्दी मेहंदी संगीत का हुआ कार्यक्रम। मातृ शक्तियों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। आपको बता दें कि शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति के द्वारा शिव विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भव्य शिव बारात निकाली जानी है। विवाह कार्यक्रम से पूर्व हल्दी मेहंदी संगीत का कार्यक्रम आज स्थानीय बैजू धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जहां मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन आयोजित भोले शंकर के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में हल्दी मेहंदी संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसी के साथ ही महाशिवरात्रि के दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है तथा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाना है। प्रस्तुत है योगिता सिंह एवं मनीष गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है हल्दी मेहंदी का। किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं और क्या क्या कार्यक्रम, किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है? ये कार्यक्रम हमें लगता है हमारे रीवा शहर में इतना भव्यता के साथ हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है और इसमें सभी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, हल्दी मेहंदी संगीत, बहुत तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और भोले बाबा संग गौरा मैया की हल्दी चढ़ रही है और यही सब कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और एक खास बात मैं बता दूं, हमारे इस कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों का डांस बहुत प्रिय रहा और हमारे बीच अंकुर पाठशाला के भी कुछ बच्चे रहे और मैं इस कार्यक्रम के लिए मनीष गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवों के देव महादेव की जय हो। आज यह भगवान माता रानी पार्वती माता का कार्यक्रम, यहाँ पर हल्दी मेहंदी कुनकुन गाना बजाना एक हल उत्साह के साथ ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी महिला शक्ति माताएं बहनें सब आज आकर उत्सव मंगल गीत गान हो रहा है यहाँ पर। और ये 3 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और लोग आते जा रहे हैं, इसका आनंद उठाते जा रहे हैं लोग। यह कार्यक्रम चलेगा शाम को 9 बजे तक चलेगा। आज यह कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत आनंद है। ये पहली बार होने जा रहा है, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है रीवा शहर में। इसका भव्यता देखते, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें कई कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता।
भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गाय हेतु पुरस्कार योजना समारोह का हुआ आयोजन। कलेक्टर मनोज पुष्प ने वितरित किए पुरस्कार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आज जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक राजेश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंस को शासन द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। पशु चिकित्सा एवं डेयरी विभाग द्वारा इस योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे अधिक दूध देने वाली गाय व भैंस को उन्हें इनाम दिया गया। देसी नस्ल की गाय एवं भैंस पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा योजना शुरू की गई है। उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश के मूल गौवंश नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की गई है। देश प्रदेश के देशी नस्लों के गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर लक्ष्मणबाग गौशाला रीवा के परिसर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प रहे। इस दौरान वेंकटेश पांडे अध्यक्ष नगर निगम, अमित पांडे उपाध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड, नंदनी हर्षवर्धन तिवारी अध्यक्ष गौ संवर्धन समिति जिला पंचायत रीवा, मनीष मिश्रा जिला पंचायत सदस्य, योगेंद्र सिंह अध्यक्ष स्थायी कृषि समिति, घनश्याम ताम्रका लक्ष्मणबाग गौशाला से, राजेश पांडे, प्रभाकर चतुर्वेदी, बाला वेंकटेश शास्त्री, डॉक्टर अंजनी मिश्रा डीन पशु चिकित्सालय महाविद्यालय रीवा, डॉक्टर राजेश मिश्रा संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग, डॉक्टर राजा भैया मिश्र, डॉक्टर अनवर खान, डॉक्टर उन्नीन शुक्ला, डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर सुखराज सिंह, डॉक्टर KB सिंह, डॉक्टर यून मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कीर्तिवर्धन त्रिपाठी ग्राम देवरा विकास खंड गंगेय को प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसका इनाम राशि 55,000 रुपये रखी गई थी। वहीं दूसरा पुरस्कार कामता प्रसाद मिश्रा ग्राम हिनौता विकास खंड सिरमौर को मिला है। इसका पुरस्कार 21,000 रुपये की राशि थी, जबकि तीसरा पुरस्कार विकास सेन निवासी सिलपरा विकास खंड रीवा को मिला है। इसका पुरस्कार 11,000 रुपये रखा गया था। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। दिन के अंदर आ जाएगी और उनके भी काम शुरू हो जाएंगे। इस तरह से पशुपालन में मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर हमको अपनी गरीबी, गांव की गरीबी वहीं रह के अगर दूर करनी है तो पशुपालन का ही एडाप्टेशन करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि कृषि से पहले पशुपालन था और भारत इतना समृद्ध था जब तक ये पशुपालन आधारित कृषि थी। अब कृषि आधारित पशुपालन हो गया धीरे धीरे और इससे जो है व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ रही हैं। तो पशुपालन को हमको अगर ये एक ऐसा विषय है जो कि तो हमको अपनी खेती को बचानी पड़ेगी। खेती के प्रोसेसिंग से, खेती के ब्रांडिंग से जो हम लोग फसल का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, जो फसल है उससे बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ढेर सारे प्रोसेसिंग के यूनिट्स यहाँ लग रहे हैं, अच्छी बात है। उससे हम उसको पैसा को बढ़ाने की कोशिश करें। एकरेज के चक्कर में हम ज़्यादा नहीं पड़े, 1 क्विंटल 2 क्विंटल कम हो, हम ब्रांडिंग करके अच्छा चावल धान बना के, अच्छी गेहूँ उपजा के, गेहूँ से अच्छे ब्रेड बना के, अच्छी फसलें सब्जी फल का करके उसकी प्रोसेसिंग करके उससे हम पैसा पैदा करके कोशिश करें कि हम अपने बेटों को न केवल 10-20 एकड़ जमीन ट्रांसफ़र करें बल्कि एक बेहतर फूड चेन भी ट्रांसफ़र करें। क्योंकि फिर हमारा फूड चेन जब खराब होता है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है हमारे बच्चों में, उसको भी फिर डायबिटीज़ होता है, उसको भी फिर हाइपरटेंशन होता है, उसको भी कैंसर होता है, उसकी भी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों को हमारे, चूँकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को अच्छी भली भांति समझते हैं और आपके माध्यम से जब पूरे ज़िले में इस तरह की बातें जाएगी तो न केवल हम एरा प्रथा को कंट्रोल करने में सफल होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।